अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2016 का सब्जेक्टिव। इस वीडियो सीरीज में मैं ऑलरेडी 2023, 2022, 2019, 2018, 2017 और अब 2016 का सब्जेक्टिव एमसीक्यूज भी रख चुका हूं। आज मैं इंशाल्लाह आज आपके साथ 2016 का सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करूंगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, पहला पहला क्वेश्चन आपके पास दोस्तों कहता है वेरीफाई करेंगे ये बकवास चीज इसके बराबर है। चलिए जी अभी वेरीफाई करते हैं। 8 a पावर 8 b² a पावर 2 b पावर 5, ये हमारे पास 1/3 है। तो पहले तो मैं यार कुछ जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर देता हूँ। 8 तो 2 और 8 इसका मतलब a पावर 6 बच जाएंगे। 2 और 5 इसका मतलब b पावर 3 बच जाएंगे। चलिए जी जो बच गया उसको छोड़ दिया। अब इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3, तो इसको 6 ही रख देते हैं, इसको b ही रख देते हैं और फिर 1/3 और आखिरी 1/3 पावर सब पे दे देते हैं। 2 × 1/3 a पावर 6 × 1/3 और b पावर ×1/3। तो जनाब ये 3 था, सॉरी ये ऊपर से 3 है, 3 से 3 कैंसिल, ये जाएगा 2 टाइम्स और ये जाएगा 1 टाइम्स, तो ऊपर बचा 2 ए पर स्क्वायर और बी, और 2a² b यही प्रूव करना था दोस्तों, प्रूव कर लिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सोल्यूशन समझ आ गया होगा। जल्दी से आगे मूव करते हैं। कहता है यार कि ये भाई साहब जो इतना बकवास सी चीज है इसको a+i/b की फॉर्म में रखें। 3+3 i +5 - 2 i -6/2 -i। तो सबसे पहले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर लेते हैं। 3 और 5 8, बल्कि मैं यहां से देखता हूँ -6 में से 5 जाएंगे तो -1 बचेगा, -1 +3 तो यहाँ 2 बचेंगे फाइनली। 3 में से 2 आयोटा जाएंगे तो आयोटा बच जाएगा और 2 -i। दोस्तों उसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 2 + i, 2 + i। ओके, अब इसके बाद जाहिर बात है हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 + 2 i हो जाएगा। फिर आयोटा का इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 i + i² हो जाएगा। और ये 2 - i 2 + i से मल्टीप्लाई होगा। a - b फार्मूला होता है ये बराबर होगा a² - b²। ओके, 4, 2 i 2 i 4 हो जाएगा। i² -1, 2 का स्क्वायर 4, i² -1, ये माइनस तो इसको वो प्लस कर देगा। 4 में से 1 कम करेंगे 3 हो जाएगा, 3 + 4 i और यहाँ आ जाएगा 5। पर हमें इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, तो 3 के नीचे अलग से 5 दे दूंगा, 4 के नीचे अलग से 5 दे दूंगा आयोटा, और ये मेरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। ओके, कहता भाई ऐसे करो, अगर मैं तुम्हें ये सेट दे दूं तो ये एक चीज मुझे निकाल के दिखा दो। A × B इंटरसेक्शन A × B होल कॉम्प्लीमेंट। तो चलें इसको पीसीस में कर लेते हैं। सबसे पहले मैं A × B निकाल लेता हूं। A × B का आंसर, दो सेट को कंबाइन करना, यूनियन मतलब दो सेट को कंबाइन करना। जब मैं इन दो सेट्स को कंबाइन करूंगा 1 2 3 को 2 4 से, तो 1 2 3 4 5 आंसर आएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब A × B का आंसर निकाल लेता हूं, यानी दोनों सेट्स में कुछ कॉमन होना। तो दोनों सेट में कॉमन हमारे पास है 2
और इसके अलावा कुछ नहीं है। 4 5 1 3, तो 2 कॉमन है। और फिर क्या कह रहा है, जो आपने ए इंटरसेक्शन बी उसका कॉम्प्लीमेंट करें। इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से, ये 2 निकाल दीजिए। तो जब आप यूनिवर्सल सेट में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1। यूनिवर्सल सेट में से आप 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 3 4 5, 1 3 4 5। अब मैंने दोनों की वैल्यूज इसकी उसकी निकाल ली। चलें वैल्यूज रखते हैं। इसकी जगह 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, और इसकी जगह 1 3 4 5 कॉमन। हमारे पास क्या है दोस्तों, 1 3 4 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 4 5, और ये मेरे 4 मार्क्स सिक्योर हो गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। जल्दी से अगला पे मूव कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है अगर ए आपके पास इसके बराबर है और बी आपके पास इसके बराबर है, आर टू सेट्स, ए और बी आपके पास दो सेट्स है, डिसाइड वेदर कि ये रिलेशन आपके पास फंक्शन है या नहीं। वेरी सिंपल भाई, ये ए सेट है, बी सेट। पहले आप लिख लें, ये ए सेट डायग्राम के फॉर्म में रख लें, 2 4 6, और ये बी सेट 5 10 15। अच्छा दोस्तों, अब दो किसके पास मूव किया है, दो ने मूव किया है 5 के पास। चलें जी, 2 5 के पास मूव हुआ है। 4 10 के पास, 4 10 के पास हुआ है। और 4 आपके पास किसके पास मूव हुआ है, 16 के पास। अब आप नोटिस करें, फंक्शन के लिए क्या जरूरी है कि डोमेन, ये जो पहला सेट होता है डोमेन, डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। देखें 4 दो के पास मूव किया, इसी वजह से ये फंक्शन नहीं है। आप रीजन सिंपल कहेंगे, 4 इज रिपीट रिपीटेड, तो इट्स नॉट अ फंक्शन। या आप कह सकते हैं, डोमेन इज रिपीटेड। सिंपल सा आप ये भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो डोमेन और रेंज ऑफ आर क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है। जो पहला ऑर्डर पेयर का पहला नंबर होता है वो डोमेन कहलाता है। 2 4, चार दो दफा रिपीट जरूर हुआ है तो उसको लिखेंगे एक दफा ही। और 5 10 15, और ये मेरा इसकी डोमेन और रेंज हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। कहता है यार इसको सिंप्लीफाई कर लो, कर लेते हैं भाई इसको सिंप्लीफाई। ये log m माइनस log n प्लस 1/2 log p। कहता है बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉ लगाने और इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। जब भी दो लॉग हो बीच में माइनस हो, बेस सेम होनी चाहिए। इस वक्त कोई बेस नहीं तो बेस 10 होगी। बेस सेम होने चाहिए। दो लॉग हो बीच में माइनस हो, बेस सेम हो, लॉग को एक दफा रखें, अगर माइनस होगा तो ये डिवाइड में चले जाएंगे। ये हमारा पहला लॉ। अगर कोई नंबर पहले देखें लॉग के, तो आप क्या करें, वो नंबर आप ऊपर ले आएंगे। ये 1/2 ऊपर आ जाएगा आपके पास। फिर अगर दो लॉग हो, बेसिस सेम हो, बीच में प्लस का साइन हो, तो आप एक दफा लॉग लिखें, फिर m/n से मल्टीप्लाई कर दें। ये p 1/2 जो बेसिकली रेडिकल p है, और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। चलिए जी जल्दी से मूव कर जाए। कहता है रिड्यूस दिस होल थिंग टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। चले जी कर लेते हैं, अभी करते हैं जनाब। लिखा हुआ है x माइनस वाई डिवाइड टू x प्लस वाई डिवाइड एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर
2x² प्लस 2xy प्लस y²। चलें जी, जल्दी जल्दी अब देख लेते हैं। x माइनस वाई ऐसे ही, 2x प्लस वाई ऐसे ही, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा। सेकेंड स्टेप, इसको हमने ऐसे ही रखा। अब हम क्या करेंगे, अगर दोस्तों आपको आइडिया है, फार्मूले पीछे लिखे होंगे, ये फार्मूला लिखा होगा, a² प्लस 2ab प्लस b² ये बराबर होगा a प्लस बी होल स्क्वायर के। ऑलरेडी फार्मूला शीट में ये मौजूद होगा। नीचे आपके पास एक्स वाई कॉमन, तो एक एक्स यहां बच जाएगा, वाई चला गया माइनस, एक्स वाई बाहर गया तो एक्स एक ही है तो वो चला गया, वाई दो है तो एक वाई बच जाएगा। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एक से एक कैंसिल, टू से टू कैंसिल, रिमेनिंग बच गया x प्लस वाई पावर 1 या x प्लस वाई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा। जल्दी से इसको पास आ जाते हैं। बुकिश क्वेश्चन है, 2x प्लस 1, 2x माइनस 1, 4x² प्लस के 2x प्लस 1, 4x² माइनस के 2x प्लस 1, और मैंने इसको इसके प्रूफ करना है। चलें जी, क्वेश्चन लिख लिया है। अब क्यूब का फार्मूला पीछे दिया हुआ है यार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, a² प्लस ए बी प्लस b², और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, a² माइनस ए बी प्लस b²। अच्छा जी, नाउ जरा नोटिस करो, अगर माइनस वाली ब्रैकेट होती तो वो कंबाइन होती है प्लस वाली के साथ, और अगर प्लस वाली होती तो वो कंबाइन होती है माइनस वाली के साथ। तो ये भी ऐसी दो ब्रैकेट्स बनी हुई है, प्लस वाली को कंबाइन कर रहा हूं माइनस वाली के साथ, और माइनस वाले को कंबाइन कर रहा हूं प्लस वाले को। अब देखिए फार्मूला बनाते हैं, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो ये मेरा ए प्लस बी, नोटिस करें ए की वैल्यू क्या है 2x, तो यहां पर आप इजीली देख पाएंगे कि देखो मैं कैसे बनाता हूं। मुझे क्या करना है, ए प्लस बी, अब a² होना चाहिए, यानी 2x का स्क्वायर, तो देखिए ना यार, ये 2x का होल स्क्वायर तो है 4x²। फिर कहता है प्लस वाला माइनस, अब ए बी मल्टीप्लाई करो, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x तो आएगा, और फिर कहता है b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। इसका मतलब यार ये फार्मूला तो है ये वाला प्लस वाला, ये लिखे हुए दो ब्रैकेट्स। सिमिलरली ऐसे ही ये लिखा हुआ है माइनस वाले में, मुझे खाली फार्मूले बंद करना है इनको। तो ये किसके बराबर होता है, प्लस वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए की वैल्यू 2x, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये किसके बराबर होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि भाई माइनस है ना, तो ये हो जाएगा 8x³ प्लस 1, और ये हो जाएगा 8x³ माइनस 1। यार a प्लस बी, ए माइनस बी, फार्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16x⁻6, 1 का स्क्वायर 1। और देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने आपका प्रूफ कर दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। जल्दी से आगे चलते हैं और अगला भी कर लेते हैं। ओके, अच्छा जी, अब ये कहता है यार कि भाई ये है, इसको फैक्टराइज करके दो। ठीक है, करके देते हैं भाई इसको। ओके जी, यार यहाँ पर ये चीज कुछ सेम सेम आ रही है। अगर मैं z² माइनस जेड को लेट कर लूं किसी p के, सपोज किया हमने, हाँ, तो इसकी जगह मैं p लिख सकता हूं, और इसकी जगह भी
अब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल सिंपल सा हो गया। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, पी को पी से मल्टीप्लाई पी स्क्वायर, पी को 1 से पी माइनस के 3p माइनस के 3 पी स्क्वायर माइनस के 2p माइनस के 3। अच्छा जी, अगर आप नोटिस करें तो ये तो मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, बिल्कुल सादी सी। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आंसर। ऐसे दो नंबर बताएं जिसको मल्टीप्लाई करें 3 आंसर आए, एक ही बात है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, पर मुझे -2 चाहिए तो मैं क्या लूंगा, -3 प्लस 1। तो 1p² माइनस के 3p प्लस के 1p -3। फर्दर कॉमन, p कॉमन यहां से, तो एक p बचेगा और -3। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं तो फिर हमेशा 1 कॉमन, और जो भी बचे, जो भी लिखा होगा उसको एज इट इज लिख दीजिएगा। फर्दर कॉमन आ रहा है ना, p-1, p-3, सॉरी p-3 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा p और यहाँ से बचेगा +1। पर रुकिए 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 रुकिए, p तो हमने लेट किया था इसके बराबर, तो भाई p की जगह p की वैल्यू पुट करो, जान छुड़ाओ। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ये हो जाएगा z² माइनस z+1। बिंगो, ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था दोस्तों। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, अब जीरोस की बात आ रहा है, जीरोस की दुनिया में लेके आ रहा है। ठीक है जी, जीरोस की दुनिया को भी देख लेते हैं कि वो क्या है। कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस वन, hence find the remainder when this one is divisible by y-3। अब जीरो फाइंड करना, ओके, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके फैक्टर बनाएं, इसके फैक्टर होते हैं, यानी ये जो उसको डिवाइड करते हैं, +-1 डिवाइड कर सकता है, +-2 +-3 और 6। अब इनमें से जो वैल्यूज होगी उसको जीरो बनाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्लस का 1 y की जगह लेता हूँ, तो 1 का स्क्वायर माइनस के 5 1 +6 1 माइनस के 5 +6। नहीं जी, ये तो जीरो नहीं बता रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। तो -1 चेक करने से, चलो 2 चेक करते हैं। अगर y की जगह 2 लूं, देखिए y की जगह 2 लूंगा, 2 का स्क्वायर माइनस के 5 2 +6 2 का स्क्वायर 4, ये -10 +6, बिंगो, ये जीरो बन गया। इसका मतलब y इज इक्वल टू 2, एक इसका जीरो है। सिमिलरली मैं 3 ले लेता हूं, और मुझे पता है 3 इसका जीरो होगा, इसलिए डायरेक्ट ले रहा हूँ। आप इस तरह से इन्वेस्टिगेट करके ही आप चीजें निकालेंगे। ठीक है, एक मैंने दिखा दिया जिसमें वो नहीं बन रहा था, पर आपने इसी तरीके से इन्वेस्टिगेट करके वैल्यूज पुट करनी है और चेक करना है कौन जीरो बना रहा है। तो इनमें से लाजमी जीरो बनाएंगे। 3 पुट करता हूँ तो 3 का बाई की वैल्यू, सॉरी 3 पुट करता हूँ, 3 का स्क्वायर -5 3 +6, और दोस्तों अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएगा 9 माइनस के 15 +6, 9 और 6 15 -15 जीरो। बिंगो, ये मैंने दो जीरोस फाइंड कर लिए। ठीक है, तो ये दो जीरोस मैंने फाइंड कर लिए। अब ये कह रहा है कि यार इस, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बताएं। चलें जी, ये भी बता देते हैं। अगर रिमाइंडर फाइंड करना होता है दोस्तों, और किससे डिवाइड करना है, y-3 से, उसको सेट करते हैं जीरो के बराबर। y इज इक्वल टू 3, अरे भाई y इज इक्वल टू 3 तो हमने पुट किया था, और उसमें आंसर क्या आया था, जीरो। यानी ये हमने चेक किया था ना, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा था, तो ये 9 -15 +6, रिमाइंडर क्या आ रहा था, जीरो। तो भाई इसका रिमाइंडर जीरो आएगा। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, x varies jointly as the values of y and z। अब x varies jointly, jointly मतलब कंबाइनली, y and z, तो ये y और z मल्टीप्लाई में आएंगे आपके पास। और इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा, जब भी प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे, वेरिएट्स खत्म करेंगे, तो k टाइम्स कोई कांस्टेंट आएगा y z। फिर कहता है यार मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि x की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ 45, y की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ 72, z की वैल्यू 0.5, जो 1/2 के बराबर होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो कह रहा है यार फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 8 इन दिस वन। भाई इससे पहले तो मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। पहले ये तीन वैल्यू से k की वैल्यू फाइंड करें, तो ये तो फिर बाद में फाइंड हो सकेगा। ठीक है, x की वैल्यू दी हुई है 45,
के मुझे नहीं पता, y की वैल्यू दी है 72 और z की 1/2, ये आधा हो जाएगा और आई थिंक ये 36 हो जाएगा। और आई थिंक 9 के टेबल में जा सकते हैं, 9 18 27 36 4 दफ़ा, ये 5 दफ़ा, तो 5 बराबर हो जाएगा 4 के। और मैं 4 को डिवाइड करूंगा तो k की वैल्यू आ गई। अब जल्दी से यहाँ k की वैल्यू पुट कर देते हैं, x बराबर हो जाएगा 5/4 yz, 5/4 yz। अब कह रहा है कि भाई अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मुझे y फाइंड करके बताओ अगर x 18 है और z 2 है। ओके, x 18, y की वैल्यू फाइंड करनी है और z कितना है 2। ओके, 18, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ 2 दफा, 5/2 y। अब मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 18 से और 5 से डिवाइड करूंगा, ये मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 36/5 मेरी y की वैल्यू है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलिए जी जल्दी से आगे मूव करते हैं। कहते हैं यार ये प्रूव करके दिखाओ के मेथड से, जल्दी से कर लेते हैं। भाई a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f इज इक्वल टू के। सब के सब के बराबर है, तो इसका मतलब a/b के बराबर होगा, c/d भी के बराबर होगा और e/f भी के बराबर होगा। तो a इज इक्वल टू बी के, c इज इक्वल टू डी के, e इज इक्वल टू एफ के। ओके, ओके नेक्स्ट। अब ये वेरीफाई करना है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। भाई के स्क्वायर बराबर करना है, ए की वैल्यू हमारे पास है बी के, पर ए का स्क्वायर है तो इसका मतलब बी का स्क्वायर के का स्क्वायर। बहुत ध्यान से कीजिएगा, सी की वैल्यू है डी के, पर सी का स्क्वायर है तो डी स्क्वायर के स्क्वायर, और ई स्क्वायर, ई की वैल्यू है एफ के, तो इसका मतलब एफ स्क्वायर के स्क्वायर। और नीचे है बी स्क्वायर, कोई वैल्यू नहीं है, डी स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, एफ स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं है। सब में ऊपर के स्क्वायर कॉमन लिया, भाई के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन लिया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल। आप देख सकते हो के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों, मैट्रिसेस की दुनिया में आ जाते हैं। मैट्रिसेस कहता है दी डिटर्मिनेट ऑफ अ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट -4 के बराबर। इसका मतलब ये है 5x 3 10 का डिटर्मिनेट लिया था, तो इसका आंसर आपके पास क्या आया था -4। और इसका मतलब क्या किया होगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, हमेशा -3 को x से मल्टीप्लाई किया होगा, तब आंसर -4 आया होगा। तो ये हो जाएगा 50 -3x, आंसर -4 के। 3x को यहाँ शिफ्ट किया, 4 को यहाँ ले आया, 50 + 4 इसके बराबर हो जाएगा 3x, 54 बराबर हो जाएगा 3x, तो 54/3 बराबर हो जाएगा x के। तो जल्दी से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 54 डिवाइडेड बाय 3, 18 आपके पास आंसर आ रहा है। तो हमने भाई x की वैल्यू तो फाइंड कर लिया। आल्सो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बहुत ही सिंपल, x की जगह वो वैल्यू रख दें। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेट ऑफ ए, और डिटर्मिनेट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ थोड़ी एक लाइन लगा के आपको कर देता हूँ। भाई ए इनवर्स बराबर होता है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, पहली और आखिरी जगह चेंज होती है 10 5, और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, -18 -3, और डिवाइड होगा डिटर्मिनेट से जो ऑलरेडी दिया हुआ, डिटर्मिनेट तो उसने दिया हुआ है -4, और ये आपका इनवर्स होगा। मैक्स से मैक्स -4 सबसे डिवाइड कर सकते हैं,
ऐसे भी रख सकते हैं, तब भी आंसर आपका ठीक है। चलें जी, यहीं तक रखते हैं दोस्तों अपना दोस्तों यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। चलें जल्दी से आगे मूव करते हैं। ओके, अब मैट्रिक का कॉन्सेप्ट आ गया। नाइन्थ वाले बच्चे जल्दी जल्दी से स्केप कर दीजिएगा इसको। इसको बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि ये आपके काम की चीज नहीं है। ठीक है, मैट्रिक वाले दोस्त जो अपने क्वेश्चन देख रहे होंगे स्टैटिक्स के, वो जरूर देखे हैं, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ओके दोस्तों, तो जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब कहता है यार देखो भाई, मैं आपके पास टेबल दे रहा हूं, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अपर क्लासेस दी हुई है, मुझे ड्रॉ करके दिखाओ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए हमें क्लास अपर क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। अब ये दो चीजें मौजूद है, तो चलें आए इसको बनाते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। दिस इज रियली सिंपल। चलिए जी, अब कैसे बनाएंगे? पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, कोई एक एक्सिस रख लेता हूँ, और ये एक वाई एक्सिस है। ठीक है, अब स्केलिंग कर लेता हूँ 300 से 309। तो अगर देखूं 10 का गैप है, और मुझे कहाँ तक जाना है, 60 तक जाना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर गैप देना, और फ्रीक्वेंसी मेरे पास 35 तक है, इसका भी ध्यान रखना है। तो जनाब, कितने बॉक्सेस को क्या कहूँ, पहले स्केलिंग करनी पड़ेगी, ये जरूरी है। 10। तो अगर मैं 5 बॉक्सेस दूं, मुझे कितने बनाने, 1 2 3 4 5 6। तो अगर 5 बॉक्सेस को 1 2 3, क्योंकि ये मुझे बनाना होगा, बल्कि मुझे क्लास बाउंड्रीज देनी, इसमें भी कितने का, 10 का गैप है, क्लास बाउंड्रीज देनी है। सॉरी, ये तो मुझे देना ही नहीं है, क्लास बाउंड्रीज देनी है। तो मुझे क्या करना होगा, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर रख लेता हूँ स्केप करके, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ 5 पे। ये मेरा 309.5 होगा। फिर 1 2 3 4 5, ये मेरा 319.5 होगा। 1 2 3 4 5, ये मेरा 329.5 होगा। कितना था, 1 1 2 3 4 5, ये डॉट, दिस वन। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, ये वाला, ये मेरे पास कितना होगा, 339.5। फिर 1 2 3 4 5, ये मेरे पास कितना होगा, 349.5। 1 2 3 4 5, और ये मेरे पास होगा 359.5। तो ये मैंने ये स्केलिंग कर लिया। वाई एक्सिस करना है, मेरे पास 35 तक जा रहा है। तो ऐसे कर लेता हूं, एक बॉक्स को अगर 2 दे दूं, तो भी शायद मेरे ख्याल में काम चल जाएगा। 2 4 6 8 10, ये मेरा 10 हो गया। 12 14 16 18 20, ये मेरा 20 हो गया। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मेरा 10। 1 2 3 4, ये मेरा 20। 1 2 3 4 5, ये मेरा 30। मुझे कहाँ तक जाना है, 35 तक। हाईएस्ट कितना है, 35 तक। तो अगर मैं चाहूँ तो स्केलिंग और बेहतर कर सकता हूँ, पर 2 देना ठीक ही रहेगा, ठीक ही रहेगा, स्केल सही रहेगा। और 1 2 3 4 5, ये मेरा 40 है। ओके, ऊपर मैंने गैप दिया है 2 2 का, और यहाँ पर मैंने गैप, इसकी तो खैर है आपके पास। अब 309.5 की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 2 4, ये मेरा आ गया इसका डॉट, क्योंकि मैंने 2 का गैप दिया तो 4 हो गया। फिर आगे कहता है 309.5 की 9 फ्रीक्वेंसी है, तो 1 2 4 6 8, और ये बिल्कुल बीच में हमारा 9 होगा। ठीक है, अब उसकी कह रहा है 16। तो इधर आते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये रहा मेरा 16। ठीक है, फिर हमारे पास क्या कह रहा है, इसकी 25 है,
इससे अगले वाले की 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। फिर हमारे पास 32 है, उससे अगले की 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, ये मेरा 32 है। और लास्ट मेरे पास, अगर ये मेरे पास 32 है, 34 और ये बीच में 30। अच्छा जी, अब कंबाइन किस तरह से करेंगे दोस्तों? स्टार्ट ऐसे करेंगे, 0 से, और यानी स्टार्ट ऐसे किया, फिर ऐसे गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ जाके कुछ एस शेप बनाएगा। ये बेसिकली कुछ तिरछा सा एस शेप होता है, और ये मेरा फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया, जिसको जाइब भी कहते हैं। फिर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसको हम जाइब भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ज्योमेट्री आ गई। अच्छा, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। इन अ गिविंग ट्राइंगल ए बी सी, बी डी एंड ए ई आर अ मीडियन। भाई, बी डी एंड ए ई मीडियन है, इसका मतलब जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये होगी। तो ये 4 है, तो ये भी आपके पास 4 होगा। और दोस्तों अगर ये 5 है, तो ये भी आपके पास कितना होगा? 5 होगा। कहता है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ डी ई, डी से ई तक। ओके, तो ये डी से ई तक बनाना है। भाई मिड सेगमेंट है, बिल्कुल मिड सेगमेंट डी से ई बनाना है। मैंने आपके पास प्रीवियस इसकी एमसीक्यूज में भी आपको एक्सप्लेन किया था। अगर ये आपके पास 9 है, तो ये इसका आधा होता है, यानी अगर ये x है तो वो इसका 2x होता है। तो भाई आप सिंपल सा बात करेंगे कि अगर मुझे डीई, मेजरमेंट ऑफ डीई चाहिए, तो वो हाफ होगी मेजरमेंट ऑफ ए बी के, और ए बी की मेजरमेंट दी हुई है 9, तो ये हो जाएगी 4.5। अच्छा, अगला आपके पास कह रहा है बी सी, बी से सी। तो भाई आप बी से सी आप दे दीजिए 5 + 5, यानी ये हो जाएगा 10। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है? कहता है डी इज पैरेलल टू ए बी, गिविंग अ रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। भाई बिल्कुल पैरेलल है। मिड सेगमेंट थ्योरम कहती है, ये मिड सेगमेंट थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास बी डी ई, इफ डी ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए सी साइट और बी सी साइट, एंड बी सी, then line, then DE is parallel to DE। मैं थोड़ा सा इसको तफसील से लिख लेता हूं। DE which is a line, which is a line combined with midpoints, midpoints, midpoints of AC and BC will parallel to AB। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है जो मैंने आपके पास लिखा। थोड़ा तिरछा उर्चा हो गया दोस्तों, आप इसको स्ट्रेट में लिख दीजिएगा, शॉर्ट में लिख दीजिए, मतलब इसी फॉर्म में, इसी लाइनों में लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, जल्दी से नेक्स्ट करते हैं। कहता है
giving that TQ and TR is the angle bisector. TQ and TR is the angle bisector of STP. STP यानी ये पूरे एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है वो TQ है, ये TQ इस पूरे का एंगल बाइसेक्टर है, और ये जो TR है ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, STQ का, STQ का। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर ये लाइन इस पूरे का एंगल बाइसेक्टर है तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल भी होगा। यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट से कि ए प्लस बी, ये STR चाहिए आपको, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं STQ आपके पास ए प्लस बी के बराबर, और रीजन लिख सकते हैं TQ एंगल बाइसेक्टर ऑफ STR। STR ओके, आपको फाइंड क्या करना था? STR आपको ये वाला हिस्सा फाइंड करना है। अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और ये पूरा आपके पास a प्लस बी है, तो ये दोनों जो होंगे उसकी लेंथ होगी a प्लस बी अपॉन 2, क्योंकि बराबर है ना, दो इक्वल पार्ट्स में टूटे हुए हैं। तो अगर ये पूरा a प्लस बी है तो STR आपके पास होगा a प्लस बी अपॉन 2, यानी इस पूरे का आधा। सिमिलरली RTQ भी a प्लस बी अपॉन 2 होगा। अब कहता है STP पूरा फाइंड करें, तो ये a प्लस बी है और ये a प्लस बी है, तो भाई a प्लस बी प्लस a प्लस बी, और ये क्या होगा? 2a प्लस 2b के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए जी नेक्स्ट, एंड इट्स मे बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कहता है कि यार गिविंग डायग्राम पी क्यू आर सिमिलर, सिमिलर जब आपको दे दिया सिमिलर तो जादू। पी क्यू आर सिमिलर है, ये सिंबल होता है सिमिलर का, पीटीएस के, पीटीएस के बराबर है, तो इसका मतलब पी आर अपॉन पी टी बराबर होगा आर क्यू अपॉन टी एस, और ये बराबर होगा पी क्यू अपॉन पी एस। ये तीनों आपके पास बराबर होंगे। ठीक है, तो अब कुछ स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए अगर ये सिमिलर है। अच्छा, जब ये सिमिलर होते हैं तो ये लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं दोस्तों, तभी आपके पास सिमिलर है। पी क्यू आर सिमिलर, ये सिमिलर होते हैं, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, और ये एंगल इस एंगल के, ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो पैरेलल बनते हैं तो ये एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल एंगल ये आपस में बराबर होते हैं, और ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल एंगल ये आपस में बराबर होते हैं। तो पी पी आर क्यू, पी आर क्यू ये एंगल, और आप सिमिलरिटी से भी कह सकते हैं पी आर क्यू बराबर होगा पी टी एस के, पी टी एस यानी इस एंगल के। तो आप लिख सकते हो, सिमिलरिटी से भी लिख सकते हो पी टी एस के, यहां से भी लिख सकते हो। ठीक है, ट्राइंगल आर पी क्यू, अगर ट्राइंगल में आर पी क्यू की बात करूं, यानी आर पी क्यू, तो सिंपल ये सिमिलर होगा टी पी एस के। यानी अगर यहां से स्टार्ट किया था पी आर क्यू, तो पी टी एस, अगर यहां से स्टार्ट किया इसने आर पी क्यू, तो ये टी पी एस के बराबर हो जाएगा आपके पास, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका सेकंड का आपके पास होगा ट्राइंगल टी पी एस। अच्छा जी, ऊपर लिखा हुआ पी आर अपॉन पी टी, पी आर अपॉन पी टी दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। पी क्यू अपॉन टी एस ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। इन टर्म ऑफ आर टी, इन टर्म ऑफ आर टी पी एस। अच्छा, देखते हैं पी एस आपके पास क्या है। ये तीन स्टेटमेंट यूज होंगे। मेरा पी है
ये मेरा P है, ये मेरा S है। तो P मेरे पास है आर क्यू, यानी मैं यूज कर रहा हूं RQ/TS, जो मेरा क्या है, RQ/TS, ये मेरा है RQ/TS। और मुझे कह रहा है किस फॉर्म में आना चाहिए, R और T के फॉर्म में, R और T के फॉर्म में। तो R और T के फॉर्म में तो फिर PQ ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को बराबर कर रहा हूं, PQ/PS। तो आर क्यू हमारे पास है P, और TS हमारे पास है S। P से Q हमारे पास है R, और P से S R+T के बराबर। और ये मैंने इसको इस टर्म में लिख दिया। इसने कहा था इन टर्म ऑफ TR, P/S को लिखो इन टर्म ऑफ T और R, मैंने इसको इन टर्म ऑफ TR लिख दिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा कंस्ट्रक्शन का है दोस्तों, तो चलें कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी। ओके, हमें ट्राइंगल ए बी बनाना है। ए बी हमारे पास कितनी मेजरमेंट की है, ए बी हमारे पास मेजरमेंट की है 7। तो थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, स्केल को सेंटर में रखने की कोशिश करूंगा, तो ताकि मेरी फिगर सेंटर में बन जाए। तो भाई मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और 7 तक की लाइन बना दूंगा, बिल्कुल 7 तक की। ये मेरा पहला प्रोसेस हो गया। और मैं इसको नाम दे दूंगा ए बी, क्योंकि मेरे पास ए बी है। ये मैंने इसको नाम दे दिया ए और बी। और ये 7 सेंटीमीटर की है। अच्छा, फिर कहता है एंगल ए बनाए 45 का। जल्दी से मैं अपने कंपास को उठाऊंगा, ए पे मुझे बनाना होगा 45। ओके, ए पे मैं बना रहा हूं 45, तो ये मेरा 45 है। तो मैं डी को उठाऊंगा और इस पे 45 की, ओके, इस पे 45 की लाइन बना दूंगा। ए से जितनी चाहे आप उसको बढ़ा सकते, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास क्या होगा, मैं वापस डी लेके आऊंगा। अब बी पे मुझे 70 का एंगल बनाना है, के 70। अब 70 मेरे पास यहाँ नीचे से देखना पड़ेगा, इधर से ये रहा, और 70 मेरे पास ये रहा जो 110 के ऊपर है, यानी ये 70 110। तो जनाब ये मैंने 110 का। ओके, अब इसको बी से कंबाइन कर देता हूं। इसका मतलब आपकी ट्राइंगल बन गई, ए बी, और ये आपका सी होगा। ये एंगल आपके पास 45 के बराबर होगा, और ये एंगल आपके पास 70 के बराबर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ट्राइंगल बनाना आ गई हो गई। अब मुझे एल्टीट्यूड बनाना है। चलें जी, अब कंपास की बारी आ गई। चलें जी कंपास साहब, आप तशरीफ ले आए। तो कह रहा है कोई भी दो एल्टीट्यूड बनाओ। तो जल्दी से मैं सी को सेंटर रख रहा हूँ, और कंपास को इतना ओपन कर लेता हूँ कि ये दो जगह से टकरा जाए। अब ये इस ट्राइंगल को नहीं टकरा रहा, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, सिंपल। ये एक्सटेंड कर देंगे, ये आपका प्रोसेस ये कंप्लीट हुआ। अब आप क्या करेंगे, कंपास को यहाँ रखेंगे,
सेंटर में। और दोस्तों इसको जो दो जगह टकराई है इतनी मेजरमेंट ओपन कर लेंगे कंपास। अगर आपने ये मेजरमेंट ओपन कर ली है तो इसी एक को सेंटर रखेंगे और ये एक आर्क ओके वहां पर मैंने, और ये एक आर्क को ये फिक्स हो गया। ओके आई डोंट नो, बन रहा है ठीक है। मैं इसको वापस रख देता हूँ यहाँ पर सेंटर। जी चलें इधर रखते हैं पहले। आई होप यहाँ पर तंग ना करे। चलें जी एक अर्ग यहाँ से लगा लिया। आई होप अब यहाँ पर भी तंग नहीं। और दूसरा अर्ग, ये दोनों जहाँ टकराएंगे वो एक्चुअली इनका मीटिंग पॉइंट होगा। और जल्दी से पास को हटा देते हैं। एक लाइन बनाइएगा जो कहाँ से स्टार्ट होगी, सी से, और यहाँ से क्रॉस करते जाएगी, इधर से क्रॉस करते जाएगी। ये हमारा एल्टीट्यूड बन गया सी से 90 एंगल का। अच्छा अब जल्दी से क्योंकि इसने कहा है दो बनाने हैं तो कंपास को वापस ले आता हूं और अब की बार सेंटर रख लेता हूं बी पे। और बी की अपोजिट साइड पे थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं और बी के अपोजिट साइड पे वही सारा प्रोसेस करूंगा जो भी। ओके देखिए दो जगह टकरा गई है। जल्दी से अब तो यहाँ रखते हैं और इसको पूरा मूव करते हैं और इसको बढ़ा देते हैं कहाँ तक, ये बिल्कुल जहाँ पे वो टकराया था। तो ये देखिए ये यहाँ पे टकराया था तो मैंने इसको इतना ओपन कर लिया थोड़ा सा। यहाँ पे आप अर्क लगाएंगे। ओके ये एक अर्क ये लगा दिया, सेंटर चेंज कर लीजिए यहाँ पे। और दूसरा अर्क लगा। ठीक है जी दोस्तों इसकी अब काम कंप्लीट हुआ। फिर आप क्या करें, बी से आप लीजिए और इसको कंबाइन कर दीजिए, ये दो एल्टीट्यूड आपके बन गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह